नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज गाजा में चल रहे शरणार्थियों की समस्या की, जिस पर यूरोपीय यूनियन का आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। युद्ध की सामग्री बेचने वाले ये देश, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई देश शामिल हैं, उसमें कनाडा भी शामिल है, ने इजरायल को नए सिरे से आक्रामक कार्रवाई की धमकी दे दी है। वहीं इजरायल ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आतंकवादी संगठन हमास को बचा नहीं सकती। इस बयान के बाद दुनिया भर में लग रहा है कि दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचती जा रही है। इजरायल ने गाजा पट्टी खाली कराने के अपने मुहिम में नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इसके बाद लोगों को दक्षिण की तरफ विस्थापित होना पड़ रहा है। इजरायल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को गिदोन चैरियट्स मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत की थी। इजरायल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला किया। इजरायली सरकार ने दावा किया था कि इससे हमास कमजोर होगा। इजरायल के इस कदम के विरोध में अब पश्चिमी देश खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने इजरायल की गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर इजरायल के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में रविवार को इजरायल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया गया। साथ ही हमास से उसकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा आज 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरह से बहाली के लिए एक अलग से बयान जारी किया। इजरायल के खिलाफ जिन देशों ने साझा बयान जारी किया उसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीनों देशों के खिलाफ पलटवार किया। नेतन्याहू ने कहा ये देश हमास को उसके हमले के लिए इनाम पेश कर रहे हैं। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की स्वीकृति दी थी। इजरायल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों पे आने पर रोक लगा दी थी। वहीं फैसले से नाराज इजरायल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गिविर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे हमास को ऑक्सीजन मिलने जैसा है। पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर रविवार को यह फैसला लिया। हालांकि इजरायल की कैबिनेट में इस फैसले को लेकर वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि कई मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। पिछले 2.5 महीने से गाजा में यूनाइटेड नेशन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गाजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गाजा में भूख की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल यह सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों को पहुंचे, न कि हमास को। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 1 हफ्ते के लिए यह मदद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान गाजा में खाना बांटने के लिए इजरायल वितरण केंद्र बनाएगा। यह सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। वहीं इजरायल ने साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों पर उसका भरोसा उठ चुका है।
नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए मदद दी जाएगी। इजरायल ने साफ कर दिया कि नई व्यवस्था में यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इजरायल का संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। इसे पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण से यह व्यवस्था जरा भी उचित दिखती नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साफ कर दिया कि वह गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यह संस्था निष्पक्ष नहीं है। गाजा में GHF के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूनाइटेड नेशन के पूरे गाजा में 400 वितरण केंद्र हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से गाजा के लोगों को खाना मिले तो बहुत कम ही लोगों तक मदद पहुंच पाएगी। इस बीच इजरायल के हमलों में एक सप्ताह में करीब 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी सदस्य इन हमलों में मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को ही इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना ने बताया कि गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत इजरायल ने पिछले सप्ताह 670 से ज़्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया। गाजा में करीब 20 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर बेघर हो चुके हैं और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदलते हैं तो जल्द ही फिलिस्तीन और गाजा में अकाल और भुखमरी दिखने को मिल सकती है। यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय देशों ने इजरायल से गाजा पट्टी में भुखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा में तत्काल खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके मुताबिक अगर इजरायल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आ सकता है। 21 लाख लोगों को अकाल का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशन की माने तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि उसके पास खाने का स्टॉक खत्म हो गया है। ज़्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। गाजा के लिए यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटोनी रेनॉल्ड के मुताबिक इस इलाके की आबादी को खिलाने के लिए जरूरी भोजन इजरायल में और जॉर्डन के गोदामों में भरे पड़े हैं, लेकिन एक गोदाम गाजा से महज 40 किलोमीटर दूर है। रेनॉल्ड ने कहा कि गाजा में WFP के गोदाम खाली हैं और एजेंसी अब 10 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने के बजाय सिर्फ 2 लाख लोगों के लिए ही भोजन बना पा रही है। ऐसे में अगर इजरायल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ज़्यादातर लोगों को खाना, पानी, आश्रय और दवाइयाँ नहीं मिल पाएंगी। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायल हमास संघर्ष में अब तक 53,000 से ज़्यादा लोग आधिकारिक रूप से मारे जा चुके हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अरब देशों का फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाना जारी है, लेकिन यही देश अपने यहाँ किसी भी फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बसने नहीं देना चाहते हैं। ये अरब देश पैसे देकर फिलिस्तीनियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं। अरब लीग के देशों ने अमेरिका की उस पेशकश को ठुकरा दिया जिसमें विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देने की बात कही गई थी। इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को हुए अरब लीग शिखर सम्मेलन में शामिल हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गाजा में नरसंहार रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील की थी। इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को हुए अरब लीग शिखर सम्मेलन में शामिल हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सहित यूनाइटेड नेशन के मुखिया एंटोनियो गुटारेस ने कहा कि अब हमें एक स्थायी युद्ध विराम की जरूरत है। गाजा की आबादी के बार बार जबरन विस्थापन को हम अस्वीकार करते हैं। जबकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाजा में युद्ध विराम के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाउल सुदानी ने शिखर सम्मेलन में कहा कि उनका देश गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए अरब फंड बनाने का समर्थन करता है। उनका देश गाजा की मदद के लिए $20 मिलियन की मदद देने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के सभी सार्वजनिक हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं। हमास इन्हें शेल्टर के तौर पे यूज कर रहा था, जिसकी कीमत फिलिस्तीनी उठा रहे हैं। अब ये समझना चाहती है जनता कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, फिलिस्तीनी जनता या हमास या वो मुल्क जो इस क्षेत्र में लगातार दखलंदाजी करते हैं, जैसे अमेरिका, अरब कंट्री या गल्फ कंट्री कह लीजिए, और यूरोप। और देखो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सभी इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखें कि जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर को, वो एक जेनोसाइड था जो कि हमास ने किया था इजराइल के अंदर। और ये जो अभी पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, तो वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। मगर जो स्थिति अभी है गाजा पट्टी में, वो काफ़ी नाजुक है। लोग भूख से मर रहे हैं और कम से कम एक हफ्ते में 700 के करीब कैजुअलिटी होगी है। तो मुझे लगता है 3-4 चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो इजराइल को नहीं रोकना चाहिए और इजराइल को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये सच्चाई है, हमास अभी भी जो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, इजराइल मानने वाला नहीं है। इजराइल हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट करके ही दम लेगा और उसके लिए उसे हमले करने पड़ेंगे। अभी उसने नॉर्थ इजराइल में किया है, नॉर्थ गाजा में किया है, उसके बाद वो सेंट्रल गाजा और सदर्न गाजा पे भी करेगा, क्योंकि अब उसने अपनी जो स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर दिया है। वो हमास के पीछे जाएगा, क्योंकि अभी भी हमास की 40 to 50% जो मिलिट्री कैपेबिलिटी इंटैक्ट है। मगर इसके साथ साथ मुझे लगता है इजराइल को जो कॉमन सिविलियंस है उनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं ध्यान देगा तो फिर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत होगी, लोग भूखे मरेंगे। अभी जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि जो 20 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है, 20 लाख से ज़्यादा, उसमें से आधी पॉपुलेशन अभी ऐसे हालात में है जिनको एक दिन का भी खाना नहीं मिल रहा। तो ऐसे में मुझे लगता है इजराइल को भी इस एंगल को देखना पड़ेगा कि अगर आप खाना पीना और जो पदार्थ नहीं आने देंगे, जो एसेंशियल आइटम है, तो फिर इसके अंदर पूरी भुखमरी मच सकती है गाजा पट्टी में। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आप हैं। संजीव जी, पहली बात तो यही समझना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसियां आखिर आतंकवाद को और फिलिस्तीन के जो हालात बने हैं उसको किस तरीके से देखना चाहती हैं। अगर आप आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसियां, तो किसी देश को उस पर कार्रवाई करने से भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इन एजेंसियों का थॉट प्रोसेस क्या है संजू जी? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो उसका मूल मैंडेट था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको पूरा करने में, अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल साबित हुआ है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व का अखाड़ा बन करके ही रह गया है। और जो परमानेंट 5 जो के देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जो कि जाहिर है कि उसमें जो राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव होते हैं, और या अगर कोई जेन्युइन इश्यूज भी है तो उसके ऊपर राजनीतिकरण कर दिया जाता है। महाशक्तियां इसे अपने अपने वर्चस्व के संदर्भ में देखती हैं। तो ऐसे में कोई भी जो रेजोल्यूशन होता है वो डिफीट हो जाता है। वीटो पावर का इस्तेमाल महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ करती है। तो ये एक पहली बात मैं कहना चाहता था। दूसरी बात, जहां तक आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रिस्पांस का प्रश्न है, तो वो रिस्पांस जाहिर है कि उसमें बहुत सारी वीकनेसेस है। जितनी
सॉलिडारिटी, जितनी एकताबद्धता जो आतंकवाद की लड़ाई में दिखानी चाहिए, वैसी लड़ाई वैसी एकता नहीं महाशक्तियों के द्वारा दिखाई जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई हमला अंदर वहां पर हो गया तो अमेरिका ऐसे किसी भी आतंकी की तलाश में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, किसी भी तरीके की स्थिति को जो है डील करते हुए किसी को नहीं बख्शता है। नेवर फॉरगिव और नेवर फॉरगेट जैसी जो नीतियां पे चलते हुए वो चाहे कितना भी लंबा समय क्यों न लगे उन आतंकियों को मार गिराता है, चाहे वो उसामा बिन लादेन रहा हो, चाहे अमान अल जवाहिरी रहा हो, चाहे अबू बकर अल बगदादी रहा हो। लेकिन वहीं जब दूसरे राष्ट्रों में आतंकवाद के संदर्भ में इसी तरीके के सख्त रुख की दरकार होती है, आवश्यकता होती है, तो अमेरिका का जो रवैया होता है वो एक लचर दिखाई देता है। जैसे कि अभी हाल के समय में ही अगर आप देखें तो संजीव जी, आपने बेहद अहम बात की है। तो क्या ये मान लिया जाए अमेरिका टेररिज्म को एक टूल के तौर पे यूज कर रहा है दूसरे देशों के लिए? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा आशय ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका टेररिज्म को टूल की तरह यूज कर रहा है। अमेरिका आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम भी है। 9/11 की जो आतंकवादी जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर, वो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और अमेरिका का साथ पूरे विश्व ने दिया था। और अमेरिका ने तो उस समय ये कहा था कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इस तरीके की बातें उसने पाकिस्तान और अनेक राष्ट्रों के संदर्भ में की थी। लेकिन चूंकि ये पूरी मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा आतंकी हमला था, पूरी मानवता ने इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे एक पूरी मानवता पर हमला माना था, इसलिए अमेरिका को सपोर्ट मिला था। और अमेरिका ने चाहे वो अफगानिस्तान में बड़े ऑपरेशंस किए हों या बाद में उसामा बिन लादेन को मार गिराने का कार्य हो, सभी जगह। लेकिन संजीव जी, ये बात तो तय है ना कि आतंकवाद पर उसका दोहरा रुख दिखता है। अपने देश में कुछ और स्टैंड लेता है, दूसरों के लिए कुछ और स्टैंड होता है उसका। हमारे साथ अश्विनी शिवाजी जी हैं। आतंकवाद पर जो रुख अमेरिका का दिखता है वही रुख यूरोपियन यूनियन का भी दिखता है। यानी ये टेरर को फंडिंग करते रहते, टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, टेरर को फंडिंग करते हैं और अपने देश को बचाए रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो नए सलाहकार आए हैं एक दो, वह अमेरिका को इस्लामिक आतंकवाद का डर दिखाकर कह रहे हैं कि आप इस्लाम से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा। और कहाँ रहना पड़ेगा? पाकिस्तान में, गाजा में, अमेरिका के अंदर नहीं। मतलब आप सेफ हैं, बाकी सबको मरने दीजिए। अश्विनी शिवाजी, ऐसी स्थिति हो तो किसी देश के पास क्या विकल्प बचते हैं? हाँ, देखो सच्चाई क्या है, अमेरिका का आतंकवाद पे एक प्रकार डबल फेस है। अमेरिका को जो आतंकवाद उसके डायरेक्ट हिट कर सकता है वो उसके पीछे जाता है, चाहे वो आईएसआईएस हो, अलकायदा हो। मगर अगर आप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी देखें तो क्योंकि वो भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता पाकिस्तान और उसका दायरा एक प्रकार लिमिटेड है, तो कभी भी अमेरिका खुल के अगेंस्ट नहीं आता। तो ये ही कारण है आज की तारीख में ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद को हम क्यों नहीं साफ कर पाए हैं वर्ल्ड, क्योंकि इसमें एक प्रकार आज तक यूनाइटेड नेशन में भी आतंकवाद की और आतंकवादियों की डेफिनेशन आज तक नहीं मानी गई है। क्योंकि होता क्या है, एक देश का फ्रीडम फाइटर दूसरे के लिए आतंकवादी है और इसका फायदा कुछ देश उठाते हैं। जैसे पाकिस्तान का असली चेहरा आप देख सकते हैं कि वो आतंकवाद गढ़ है, मगर जब उसको बोला जाता कि आतंकवादी है तो वो ये भी पलट जवाब देता है कि भाई ये कार्रवाई तो उसने वेस्ट के लिए की थी 30 साल। जिस प्रकार से अभी आप वहां पर आवाज आई थी उनके जो रक्षा मंत्री थे, जी डिफेंस मिनिस्टर। तो मैं ये एक और बता रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट जो आप इशारा करते, ये सच्चाई है कि अमेरिका बहुत ही हल्के में लेता है वो आतंकवादी संगठन जो उनके ऊपर इंटरनेशनली इम्पैक्ट नहीं कर सकते, जिस प्रकार से अलकायदा है, आईएसआईएस है। और यही भारत बताने की कोशिश कर रहा है आतंकवादी हैं, इनको गुड और बैड टेररिस्ट से छोड़ दो जो पाकिस्तान करता है। या अमेरिका को बार बार हम बता रहे थे कि जो अभी हम भारत एक प्रकार विक्टिम बना, जो कार्रवाई पहलगाम में हुई वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। क्या पूरा वर्ल्ड ने उसको इसी तरीके से स्वीकार किया जैसे भारत ने उसके एविडेंस दिए? शायद नहीं। यही प्रॉब्लम है वर्ल्ड की कि हम
पूरे आतंकवाद के ऊपर बटे हुए हैं और एक्शन नहीं ले पाते। और यही जो है यूरोप का भी डबल चेहरा। पर इजराइल को अगर आप देखेंगे, वो उसका फोकस है माइंड, वो कितना ही प्रेशर आ जाए यूरोप का, जब तक उसके साथ अमेरिका खड़ा है, वो इजराइल में हमास के पीछे जाएगा, वो यमन में होती रिबन के पीछे जाएगा, वो लेबनान में हिजबुल्लाह के पीछे जाएगा। इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है करेगा। हाँ, मगर ये लेकिन अश्विनी शिवाजी, एक बड़ा सवाल है कि जो अरब मुल्क है जिन्होंने वास्तव में फिलिस्तीन में, गाजा में आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई, अब वही देश वहां के शरणार्थियों को स्वीकार करने में हिचक रहे हैं। मिस्र कहने को तो इस्लामिक मुल्कों का रहनुमा बनना चाहता है, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश जब फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाने की होती है तो वह उनको घुसने देने के भी पक्ष में नहीं है। ऐसे ही सीरिया का देखा जाए तो सीरिया ने शुरू में तो शरणार्थियों को बसाया, लेकिन बाद में उनको निकाल के फेंक दिया बाहर। लेबनान फिलिस्तीनी शरणार्थियों पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, रहने के लिए परमानेंट जगह नहीं मिलती, उनके कई तरह के प्रतिबंध हैं। जॉर्डन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेने से इनकार कर चुका है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि लीबिया में 10 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बसा दिया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन और स्थानीय सरकारों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ऐसे में सवाल उठता है संजीव श्रीवास्तव जी कि ये मुल्क जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, आखिर वहां की मासूम जनता को अपने यहाँ बसाने में क्या इनको दिक्कत है? संजू जी देखिए, ये जाहिर है कि एक घड़ियाली आंसू दिखाते हैं या सिर्फ एक झूठी संवेदना व्यक्त करते हैं। सच्चाई ये है कि इनके जो अपने इंटरेस्ट इतने ज्यादा इनके ऊपर हावी रहते हैं कि इनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है और जो बातें कही जाती हैं, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। और इतना बड़ा इजराइल ने गाजा के ऊपर युद्ध थोपा या युद्ध छेड़ा, और इस पूरी प्रक्रिया में गाजा के निर्दोष लोगों की भी उसमें जाने गई हैं। जाहिर है कि अगर सबसे ज्यादा अगर गाजा में कोई प्रभावित हुआ है तो उसमें जो निर्दोष नागरिक वहाँ के प्रभावित हुए हैं, उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और ये संख्या जो है लगभग लाख तक पहुंचने वाली है मारे गए लोगों। संजीव जी, एक सीधा सवाल मेरा है कि ये अरब देश फिलिस्तीनियों शरणार्थियों पे दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? वजह क्या है, जनता जानना चाहती है जी। देखिए, ये वजह जाहिर है कि इनका जो स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स वाले जो राष्ट्र हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं। ये इस्लामिक हितों की बात तो बहुत करते हैं और हर तरीके की मीटिंग करना और तमाम तरह तरीके के प्रस्ताव पास करना, चाहे वो अरब लीग हो चाहे वो OIC हो, लेकिन जब एक्चुअल मदद देने की बात आती है, अपने अपने दरवाजों खोलने की जब बात आई, तो उन्होंने जाहिर है कि गाजा के शरणार्थियों को अपने देश में नहीं आने दिया। ये सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई। संजीव जी, एक चीज और है, सीरिया ने जब फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपने देश का दरवाजा खोला तो फिलिस्तीनी बताया जाता है वहां भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। दूसरा, देश की स्थानीय सरकार को डिस्टर्ब करने लगे थे, जिसके कारण से सीरिया ने भी अब अपना दरवाजा बंद कर दिया। अश्विनी शिवाजी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है गाजा में जंग रोको नहीं तो कठोर कार्रवाई, क्या इसे विश्व युद्ध का आगाज समझते हैं? मुझे नहीं लगता। देखो, सच्चाई है कि पहले उसका जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, मुस्लिम वर्ल्ड है, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मगर कोई भी ये शरणार्थी लेने को तैयार नहीं, चाहे वो लीबिया हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो और इजिप्ट हो या अब सीरिया भी। ये सच्चाई है, ये डबल इनका स्टैंडर्ड रहा है। वैसे तो बहुत बात करते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की, मगर जब शरणार्थी की बात आती है तो क्यों नहीं लेने को तैयार? अगर 5-5, 10-10 लाख भी लेंगे तो ये जा सकते थे। मगर जो दूसरा पॉइंट आपका आया कि जिस प्रकार से पूरा यूरोपियन यूनियन अभी इजराइल के अगेंस्ट हो गया है, हाँ मैं ये मानता हूँ जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन की तरफ उसको देखना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि भाई जो खान पदार्थ हैं, एसेंशियल आइटम, वो जो गाजा पट्टी में आने चाहिए। मगर हमें ये सोचे कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है
वो अपने वार करता रहेगा और गाजा पट्टी में हमास को सफाई करने के लिए वो कोशिश करता रहेगा। कितना सक्सेसफुल होता है वो समय बताएगा। मगर वो इस कार्रवाई पे रखेगा जोर, और यही नहीं, होती रबत यमन में और हिजबुल्ला आपके लेबनान में, वो आने वाले टाइम में करके रहेगा। बल्कि एक और पॉइंट है, मैं ये बताऊंगा कि जहां ईरान की बात आती है तो इजराइल का जो रवैया है वो अमेरिका से थोड़ा भिन्न है। अमेरिका चाहता कहीं बातचीत करके ईरान से न्यूक्लियर डील एक साइन की जाए, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उनको जबरदस्ती हमला करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये दोनों में फर्क है। बाकी जो बात आती है गाजा पट्टी की, मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका दोनों सेम पेज पे हैं, और ये आने वाले समय में ऐसा लगता है ये होगा। मगर ये भी सच्चाई है, इजराइल के ऊपर प्रेशर आएगा, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर आएगा और उसके कारण वो दबेगा। मगर ये सोचना कि ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। संजू जी, आखिरी रिएक्शन आपसे, क्या इजराइल भारत की तरह से सॉफ्ट स्टेट है या दोनों की तुलना ही गलत है? जल्दी से। बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट नहीं है, बहुत ही हार्ड स्टेट है, और एक हार्ड स्टेट की तरीके से वो आतंकवाद पे प्रहार करता है। भारत भी अब हार्ड स्टेट के तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। तो देखिए, आतंकवादियों के साथ शक्ति के साथ ही आप डील कर सकते हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो। बेहद अहम बात बता रहे हैं कि कोई भी हिजबुल्लाह हो, हमास हो, आतंकवाद के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आने वाला भविष्य पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। आप दोनों चर्चा में आए, हम अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।